हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 25 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, 24 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स आपके हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले हैं आपके टेलीग्राम चैनल A1 IAS ऑफिशियल पे। अब हमारी टीम ने क्या करा है कि उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग क्विज फॉर्म में आपको दे रहे हैं। उससे आपको फायदा ये होगा कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और साथ में वहीं पे जो भी आपको लगता है कि ये इसका करेक्ट आंसर है वहां पे उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको साथ के साथ सही आंसर भी पता चल जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप देख लेंगे वीडियो मेरी, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं जस्ट नेक्स्ट डे वीडियो लेके आता हूं जिसमें मैं सॉल्व कराता हूं आपको वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिले हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, आंसर भी आपको पता होगा। अभी हम एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ बॉर्डर इमरजेंसी ओवर इलीगल इमिग्रेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने बॉर्डर इमरजेंसी लगा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए ने लगा दी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या किया? इन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप भी खत्म करने की बात करी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से भी कुछ क्वेश्चन निकल के आपका आ सकता है ना। बर्थ राइट सिटीजनशिप 14th अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है किसके? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ सकते हैं, आपको चीजों को क्लियर करते हुए चलना होगा, है ना। सेकंड ऑप्शन देखिए इसका, मैक्सिको। मैक्सिको के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर भी लगता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि यूएसए का बॉर्डर लगता है किसके साथ? नीचे से मैक्सिको के साथ, और ऊपर से किसके साथ लग रहा है? कनाडा के साथ लग रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूएसए और मैक्सिको का जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 3145 किलोमीटर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि लगातार ही मैक्सिको न्यूज में रह रहा है यूएसए की वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई इस वजह से। तो आपको ध्यान रखना होगा, मैक्सिको और यूएस का बॉर्डर 3145 किलोमीटर का है, और यूएस और कनाडा का बॉर्डर 8891 किलोमीटर का है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ ये वर्ल्ड का दो कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ा बॉर्डर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पीसीएस एग्जामिनेशंस में आ चुका है, इसलिए आपको संभल के याद करते हुए चलना है। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कवर करते हुए चलना, और हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं अपने डेली के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। एक और मैंने आपको बताया था कि यूएस कनाडा का जो बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट नॉट अनडिफेंडेबल बॉर्डर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंड करने के लिए ट्रूप्स नहीं रहते। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आई चीजें? क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच कंट्रीज। कौन सी कंट्री के साथ गल्फ ऑफ मैक्सिको बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में बताया था कि न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसे डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने की बात करी है। ठीक है, इसका नाम ही हम लोग चेंज कर देंगे। किसने कहा है? ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से कुछ क्वेश्चंस आपके निकल के आ सकते हैं ना। तो कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है मैं कल बता चुका हूं। ये कर रहा है यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा के साथ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पे देखेंगे ऊपर की तरफ कौन है? ऊपर की तरफ है यूएसए। इधर से आएगा, इधर से कौन आएगा? इधर से आएगा मैक्सिको, और इधर आपको दिखेगा क्यूबा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तभी आपके नंबर आने वाले हैं आपके 71st बीपीएससी में। ठीक है, इस बार का बीपीएससी पेपर देख के आपको लग गया होगा कि कुछ भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले यूपी बीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि जो पेपर है टफ आने वाला है, यूपीएससी लेवल तक का जा सकता है, मतलब उस तरफ हम लोग मूव करने की कोशिश करें। बट क्वेश्चन एकदम उल्टा आ गया। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने हैं, इजी से लेकर टफ तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए चलने हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द टर्म बर्ड फुट डेल्टा इज एसोसिएटेड विद विच रिवर। इसका करेक्ट आंसर है मिसिसिपी रिवर। ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यूएसए की रिवर है, और इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है। आई थिंक यूपीएससी में ही आया था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। बर्ड फुट डेल्टा के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, पीसीएस में भी आए होंगे, यूपीएससी में तो आई थिंक आया है मिसिसिपी रिवर के बारे में। इसका जो डेल्टा है कौन से रिवर के पास बनता है? तो करेक्ट आंसर आपको पता है कहां पर ड्रेन होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ड्रेन होगी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब हम गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ रहे थे तो उसी से हम लोगों ने लिंक करके पढ़ा था किसके बारे में? मिसिसिपी रिवर के बारे में। यही फायदा होता है डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करने का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, व्हाट डज द टर्म डिजिटल डिवाइड रेफर टू। कुछ क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल और ये कुछ टाइप के इस टाइप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको डिजिटल डिवाइड का बस मतलब पता है तो इसका आंसर आपको पता होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट डज द टर्म डिजिटल डिवाइड रेफर टू, डिजिटल डिवाइड किसे रेफर करता है, तो करेक्ट आंसर है इसका गैप बिटवीन इंटरनेट यूजर्स एंड नॉन यूजर्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन इंटरनेट यूज करते हैं कौन नहीं इंटरनेट यूज करते हैं, उसका जो गैप है वही क्या होता है, डिजिटल डिवाइड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट याद करवाई थी। रिपोर्ट का नाम था इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड कम होता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में 88 करोड़ से ज्यादा लोग, 88 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का है इस्तेमाल कर पा रहे थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि 2025 में 90 करोड़ के आराम से पार चल जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है 1 बिलियन भी क्रॉस करने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखा गया कि जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो ज्यादा इंटरनेट का यूज कर रहे हैं अर्बन एरिया के मुकाबले। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको समझते हुए चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंटेंडेड टू लीव WHO। WHO को कौन सी कंट्री अभी लीव करना चाहती है, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था USA करना चाहती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लीव करने में पर 1 साल लग जाएंगे, पूरा प्रोसेस जो है 1 साल लग जाता है उसमें। USA सबसे ज्यादा फंडिंग देती है, अराउंड 18% फंडिंग अकेले USA करती है। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। WHO का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1948 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। WHO के हेड के बारे में, उनके जो चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल के बारे में मैंने आपको बताया था। कौन है इनके चीफ, इनके चीफ हैं डॉक्टर टेड्रो। ये नाम आपको मैंने याद करवाया था, ठीक है। 2017 से ही ये पावर में बने हुए हैं, ये चीज आपको बताया था मैंने। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, ये सब जो भी इन्होंने पढ़ाई की है, कौन सी कंट्री से की है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे। आपके 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए 24 जनवरी से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे 25 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। पहला टॉपिक देखिए क्या निकल के आ रहा है, USA wants to address concerns on irregular migration with India, says Rubio to जयशंकर। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीट, ठीक है। तो अभी क्वाड की ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है कहां पे, USA के अंदर, है ना। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एस जयशंकर साहब को इनवाइट किया गया था किसकी तरफ से, USA की तरफ से। कहां पे, USA में डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। तो वहां पे सबसे पहली कंट्री से जो सबसे पहली कंट्री जिससे यूएस के अभी नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिले हैं वो कौन है, वो है इंडिया। हमारे एस जयशंकर साहब हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है यूएसए के लिए, है ना। ये सारी चीजों को आप ऐसा मत समझिएगा कि बस ये रैंडमली हो गया होगा, पहले एस जयशंकर मिल होंगे, किसी ना किसी को तो मिलना ही था तो एस जयशंकर मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। आपने देखा होगा कि जब ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही थी तो जो एस जयशंकर साहब हैं वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे। बहुत सारी यूएसए की पार्टनर कंट्रीज भी थी जो कि बैक रोज में थी। ये सारी चीज, ये सारे जेस्चर होते हैं, मैटर करता है। इसका मतलब ये पता चलता है कि ट्रम्प के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कौन, इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इनकी पिछले टर्म में ये सब चीज आपको देखने को भी मिला था, ठीक है। और भी आपने देखा होगा कि इंडिया के जो बिजनेस लीडर्स थे जैसे कि अंबानी, ये सब है ना, अंबानी मुकेश अंबानी, तो अंबानी वो भी गए हुए थे, वो भी सबसे आगे में से खड़े थे। इन सारी चीजों से हमें पता चलता है इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में। तो अभी नए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका करेक्ट नाम है मार्को रूबियो। ये भी एक अपने आप में ही क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। तो मार्को रूबियो नए नए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले के बारे में आप जानते होंगे, इससे पहले जो थे वो थे एंटनी ब्लिंकन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वो कौन थे, वो थे एंटनी ब्लिंकन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब इनकी जगह मार्क रूबियो बन चुके हैं। तो पहली मीटिंग हुई इंडिया और यूएसए की, एस जयशंकर साहब थे यहाँ पे और यहाँ पे थे मार्को रूबियो, और इनके बीच में मीटिंग हुई, अलग अलग चीजों पे बात करी गई जिसमें इंडिया और यूएसए के टाइज जो है डिस्कस करे गए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों पे बात हुई, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन की तरफ से भी बात हुई कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है इंडिया के यूएसए में, उससे रिलेटेड भी बात हुई। मतलब ऑब्वियसली जो यूएस का तो अभी सबसे बड़ा यही मकसद है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं
उसे कम किया जाए, कहां से, यूएसए से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि अराउंड 7.25 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस है कहां पे, यूएसए में। इसे अब यूएसए धीरे करके हटाना चाहती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी डंकी नाम की, शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें भी सेम चीज को दिखाया गया था कि कैसे इलीगली इंडियंस जो हैं वो यूएसए जैसी कंट्रीज में चल जाते हैं, ठीक है। तो उसको पूरे प्रोसेस को बताया गया था, वो डंकी मूवी नाम भी दी गई थी उसको, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है। 7.25 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस है, इसमें से 18,000 को अभी इंडिया ने वापस लेने के लिए भी रेडी भी हो गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक तरीके से इंडिया का यूएसए को खुश करने का भी तरीका हो सकता है ना। अगर यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको अगर आपको खुश रखना है तो उनके लिए कुछ ना कुछ फेवर तो आपको करना होगा। तो ये वही फेवर है कि 18,000 लोगों को इंडिया वापस लेने के लिए तैयार हो चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट 7.5 लाख के आसपास हमारे अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस है कहाँ पे, यूएसए के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजों पे बात हुई, इरेगुलर इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक टाइज, बहुत सारी चीजों पे बात हुई है किसके बीच में, इंडिया और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, एनर्जी एंड इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड भी बात हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है जब ट्रंप 1.0 था तो काफी अच्छे रिश्ते रहते किसके, डोनाल्ड ट्रंप के एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्सनल रेपो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे जाकर कह के आ गए थे जब वो दोबारा चुनाव लड़ रहे थे 2020 में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो कहकर आ गए थे कि इस बार ट्रम्प सरकार, तो आई थिंक उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद वो हट गए, ट्रम्प तो रहे नहीं, आ गए थे जो बाइडेन। रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो सकते थे, बट जुआ खेल लिया था एक तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, बट वो ठीक साबित नहीं हुआ इंडिया के लिए, है ना। बट अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो हो सकता है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छे फैसले लेंगे, मतलब इंडिया के फेवर में कई सारे फैसले इस बार जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा मैंने हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें और इसका फायदा उठा सकें। जेडीयू एमएलए, जेडीयूज लोन एमएलए विड्रॉस सपोर्ट टू गवर्नमेंट इन मणिपुर। मणिपुर में एक विचित्र घटना देखने को मिली है। जेडीयू के टोटल 6 एमएलए जीते थे इलेक्शंस में मणिपुर के, उसमें से जो 5 एमएलएज हैं वो डिफेक्ट होकर चले गए किसके पास, बीजेपी में जाकर मिल लिए। और अभी आपको पता है कि बीजेपी और जेडीयू ही मिलकर सरकार चला रही है, कहां पे, सेंटर में भी और स्टेट बिहार में भी, है ना। साथ में जो जेडीयू है सपोर्ट करी थी किसको, मणिपुर में भी सपोर्ट करी थी बीजेपी को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट 5 एमएलए तो बीजेपी में चले गए डिफेक्ट होके, एक एमएलए बच गए थे जो कि वहां के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे, जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट थे। अब इन्होंने अकेले क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते मणिपुर में। अब इन्होंने एकदम से ये कर दिया। अब सबको लगा कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच में बहुत बड़ा तनाव तो नहीं हो गया, क्योंकि ये कोई सामान्य न्यूज नहीं है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्या देखने को मिला है ना। कोलिशन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपको गिद्ध की नजर से देखेगी, आपको कभी भी तोड़ने की कोशिश करी जा सकती है, आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश करी जा सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे ही इस बार के इलेक्शंस हुए थे, 18th लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो जब कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार बनने की बात निकली कि इस बार हो सकता है कोलिशन गवर्नमेंट आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितने सोचे थे उतने नंबर नहीं आ पाए, तो जो वेस्टर्न मीडिया काफी ज्यादा खुश था। अब हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं किसको, नरेंद्र मोदी को एंड इंडिया को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोलिशन गवर्नमेंट की। तो जैसे ये न्यूज आई कि जेडीयू ने अपना सपोर्ट खींच लिया है कहां पे, मणिपुर में, तो ये काफी बड़ी नेशनल न्यूज बन गई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट जेडीयू की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता नहीं उनके, आई थिंक जो लल्लन सिंह है, राजीव रंजन उनका नाम है, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहां के स्टेट प्रेसिडेंट ने खुद ही फैसला ले लिया था, इसलिए हम लोग उनको उनके पद से हटाते हैं। तो उनको आनंद फानंद में हटा दिया गया। जो एमएलए थे उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल नसीर साहब, ठीक है। तो इन्होंने एकदम से सपोर्ट खींचा, बट इनको हटा दिया गया किसकी तरफ से, मणिपुर में स्टेट प्रेसिडेंट के पद से इन्हें हटा दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अजय भल्ला को एक लेटर लिखा। अजय कुमार भल्ला के बारे में आप जानते होंगे कि ये हमारे होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इनको भी हाल फिलहाल में ही पिछले ही महीने गवर्नर की शपथ दिलाई गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गवर्नर बन गए मणिपुर के। इनको एक लेटर भेजा कि भाई मैं अब से जेडीयू जो है अब से बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी मणिपुर में। ये सोच के सबको लगा कि ये तो जेडीयू की तरफ से आया, बट लल्लन सिंह ने क्लेरिफाई किया कि भाई ये अनऑथोराइज्ड है, मतलब इन्होंने
डिसिप्लिन में नहीं रहा, ये अनडिसिप्लिन्ड तरीके से इन्होंने भेज दिया है, जो कि इनको नहीं भेजना चाहिए था, इसलिए हम लोग इनको इनके पद से हटा दे रहे हैं अब्दुल नसीर को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबको लग रहा था कि काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रॉब्लम हुई नहीं। बट इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोलिशन गवर्नमेंट चलाना कितना मुश्किल है। कांग्रेस ने भी बीच में मजे लिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि देखो जेडीयू और बीजेपी के बीच में तो रिफ्ट भी हो गई, और जेडीयू के जो भी चीफ हैं नीतीश कुमार, उनके बारे में तो आपको सबको पता है कि वो किस वजह से आजकल आजकल फेमस हो रखे हैं, पलटू राम नाम से जाने जाते हैं। बट इसलिए सबको लगा कि कहीं नीतीश कुमार फिर से तो पलटने वाले नहीं है। बट उनकी तरफ से क्लैरिफाई कर दिया है कि हम लोग सेंट्रल स्टेट में हर जगह किसको सपोर्ट करेंगे, एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एमएलए थे किसके, जेडीयू के टोटल 6 एमएलए थे, जिसमें से 5 जो है टूट के किसके पास चले गए, बीजेपी के पास चले गए। मतलब बीजेपी ने अपने अलायंस को एक तरीके से अंदर ही अंदर खा लिया था यहाँ पे, ठीक है। अभी इस मामले में भी फैसला नहीं आया कहां पे, मणिपुर के अंदर। ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। आपको ये चीज पता होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें पता होगा आपने कि 10th शेड्यूल के अंदर ये सारा फैसला लेता है, कौन स्पीकर फैसला ले सकता है, कोई भी डिफेक्शन वाला केस होता है तो, है ना। उस पर भी फैसला आया नहीं है। जो एक अकेले एमएलए थे उन्होंने तो अपना सपोर्ट ही खींच लिया, अब्दुल नसीर साहब ने सपोर्ट खींच लिया था किससे, बीजेपी से, मणिपुर में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप की कुछ न्यूज बन के आई, बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी, नेशनल न्यूज काफी ज्यादा छपा इसे, क्योंकि काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर नीड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2047। ये कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट्स हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा कहा गया कि $1 ट्रिलियन के हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी किसमें, मैरीटाइम सेक्टर में। ये चीज किसने बोली है, सेक्रेटरी ने बोली है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग अपने जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। तो इसी में उन्होंने कहा कि 2047 तक हमें $5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर हम लोग फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहते हैं तो। 2047 तक तो 5 ट्रिलियन, और अभी अगर तुरंत कितने चाहिए, तुरंत चाहिए हम लोग को 5 लाख का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 1 ट्रिलियन चाहिए, $1 ट्रिलियन 2047 तक, और $5 लाख तो हमें तुरंत चाहिए 2030 तक। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें निकल के आई। मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है उसके बारे में आपको बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि जो इनलैंड वाटरवेज है, जो टोटल लेंथ है उसकी कितनी है, 20,000 किलोमीटर के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज आप समझ गए होंगे, जैसे रिवर के थ्रू अंदर शिप होगी, और रिवर में शिप होगी, और शिप के थ्रू हम लोग कुछ भी सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो रिवर है अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, आपको पता ही है। तो इनलैंड वाटरवेज का हम लोग अभी एक्सटेंसिवली यूज नहीं कर सकते, बट ये जो 20,000 किलोमीटर है इसका हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, अगर हम लोग इस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। साथ ही हमारी 7,500 किलोमीटर की हमारी कॉस्ट लाइन भी है, तो हम लोग काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अभी भी हम लोग का 95% जो वॉल्यूम में ट्रेड जो है वो मैरीटाइम सेक्टर से ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 70% वैल्यू में और 95% वॉल्यूम में जो ट्रेड है वो किससे हो रहा है, हमारे मैरीटाइम सेक्टर से ही हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, शिप से सब के थ्रू ही हो रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आप बहुत सारे सामान एक बार में पहुंचा सकते हैं। सेकंड चीज, पॉल्यूशन कम होता है ना, ईंधन का कम यूज होता है, थोड़ा चीप भी होता है। ये सारे फायदे मिलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए जितनी भी जो बड़ी कंट्रीज हैं, है ना, वो आप देखेंगे वो कॉन्टिनेंटल कंट्रीज नहीं है, वो कहीं ना कहीं से वाटर से जुड़ी हुई हैं, और वो उसी का यूज करती है अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और यही हम लोग का मकसद है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी बढ़ाएं, अपना जो मैरीटाइम सेक्टर है इसको बढ़ाएं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि अभी अराउंड 12 के आसपास मेजर पोर्ट्स हमारे पास, 200 से भी ज्यादा हमारे पास माइनर पोर्ट्स हैं। आपको ध्यान रखना है, अभी एक और मेजर पोर्ट बन रहा है कहाँ पे, केरला में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और मैंने इनलैंड वाटरवेज काउंसिल भी बनाई गई थी अभी कुछ दिन पहले ही। इनलैंड वाटरवेज को बढ़ाने के लिए ही इनलैंड वाटरवेज काउंसिल बनाई गई थी। इनलैंड वाटरवेज वाटरवेज काउंसिल बनाई गई थी कब, 2023 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका मकसद क्या है कि जो इनलैंड वाटरवेज है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा आपको समझ कर चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये चीज अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये है इनलैंड वाटरवेज, कोई भी रिवर है या कुछ भी जा रहा है, ठीक है, ब्लैक वाटर से, तो उसमें इस टाइप से शिप से चलाए जा सकते हैं। टूरिज्म के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ से भी रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 13 नेशनल वाटरवेज हैं, जैसे कि नेशनल हाईवेज होते हैं ऐसी नेशनल वाटरवेज है, 13 नेशनल वाटरवेज। इसमें से देखेंगे कि कौन सा वाटरवे है जो कि बिहार से होकर गुजरता है। क्या आपको चेक करना है कोई ऐसा नेशनल वाटरवे है
जो कि बिहार से होकर गुजरता है, ये चीज आप थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, सैंक्शंस ऑन रशिया लाइकली इफ पुतिन डजंट कम टू नेगोशिएशन टेबल। किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं, फिर उन्होंने उसी टाइप से अपने फैसले लेने स्टार्ट कर दिए, काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, और हर दिन कुछ नई नई न्यूज सुनने को मिलती थी। जब इनका फर्स्ट एरा था, ट्रंप 1.0 था, तो फिर से पावर में आया तो इन्होंने क्या कहा कि अगर रशिया नेगोशिएशन के टेबल पे नहीं आता, अगर व्लादिमीर पुतिन नेगोशिएशन के टेबल पे नहीं आते, तो हम उन पे सैंक्शंस लगाएंगे, है ना। अब एक बात बताओ यार, वो क्यों नहीं आएंगे? वो तो सबसे ज्यादा खुश थे, जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, वो तो सबसे ज्यादा खुश थे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से। सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को हुई थी। अभी उन्होंने शपथ लिया, तो उसके बाद भी उन्होंने एक अलग से वीडियो रिलीज करी। किसने? व्लादिमीर पुतिन ने। तो अब तो भाई वो आ ही जाएंगे, है ना, उनको तो आना ही होगा टेबल पे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए भी कहा होगा कि हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे अगर आप टेबल पे नहीं आओगे, ताकि इनको भी तो अपना थोड़ा फेस सेव करना होगा ना वहाँ पे यूएसए के अंदर। वैसा तो है नहीं, यूएसए वाले फिर सोचेंगे कि भाई आप यूएसए के प्रेसिडेंट हो कि रशिया के प्रेसिडेंट हो, रशिया के इतने पक्ष में क्यों रहते हो, क्योंकि ये ज्यादा क्रिटिकल नहीं है किसके, रशिया के जितने और पॉलिटिकल पार्टीज और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है अगेंस्ट है किसके, रशिया के। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको टेबल पे आना चाहिए। मेरे को तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि हम लोग बात करने के लिए तैयार है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बात भी करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि अभी तक तो इन्होंने खूब वॉर करवाया, इन्होंने भी यूक्रेन में अपने ही लोगों को मरने से बिल्कुल भी नहीं बचाया, मतलब उनको मरने दिया, पर इनका वॉर चलते रहना चाहिए था प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हिसाब से। अब ये कह रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गए, इनको पता चल गया कि अब यूएसए से उतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, तो अब ये किसके गोदी में आके बैठ गए, ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो चाहते ही हैं कि आप कर लो, पीस डील कर लो। तो ट्रंप ने वही कह दिया कि भाई आओ बात करो हमसे। व्लादिमीर पुतिन को ये बात कही गई है कि आपको बात करनी होगी, अगर आपने बात नहीं करी तो हम लोग फिर आप पे और एक्स्ट्रा सैंक्शन लगाएंगे। पर ये कहने की बात है, व्लादिमीर पुतिन भी खुशी खुशी बात करेंगे और सीधा कह देंगे भाई जिसके पास जितनी जमीन है उतनी रख लो, ठीक है। सेकंड चीज ये मान लो कि नाटो ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन, बात खत्म, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, और भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से और भी बात कही गई है किसके बारे में, ईयू के बारे में भी उन्होंने एक बात कही। एक बात बताओ, रशिया से सबसे ज्यादा खतरा किसको है? सबसे ज्यादा खतरा है यूरोप को। और सबसे ज्यादा पैसे कौन डाल रहा है? हम लोगों ने 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास प्लेज कर दिए किसको, यूक्रेन को। और जो यूरोपियन यूनियन है, इतनी सारी कंट्रीज है, सारी कंट्रीज मिलके भी इतना प्लेज नहीं कर रही है, ठीक है। अभी कितनी बड़ी बड़ी गलत बात है। जिसको खतरा है वो तो अपने पैसे नहीं लगा रहा, और जिसको खतरा नहीं है, जो कि बहुत बड़े समुद्र के पार है जो कंट्री, वो इतने ज्यादा पैसे लगाने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी की चिंता इनको नहीं चाहिए, बट चिंता कौन ले रहा है? यूएसए ले रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोग 200 बिलियन डॉलर लगाते हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आपको भी अपनी जो पैसे हैं उसे बढ़ाना पड़ेंगे। मतलब अगर आप सच में चाहते हैं यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। किसने कहा? यूएसए ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यूएसए ही अपनी तरफ से देता जाएगा इतने सारे पैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में कि वो जल्दी जल्दी इस जो वॉर को खत्म कर ले, क्योंकि वो जो पुराना तरीका है यूएसए का वो तरीका कि आपस में दो कंट्रीज को लड़वा दो, फिर वहां से पैसे मिंट करो, वहां की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ाओ, यूएसए की डिफेंस इंडस्ट्री को घुमा फिरा के पैसे दो। तो वो उस सब पे विश्वास नहीं करते कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और अपने आप को एक यूनिफायर के तौर पे जानते हैं, ठीक है ना। यूनिफायर के तौर पे जानते हैं कि वो लोगों को मिलजुल के रखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई करवाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, अमिड यूएस फियर्स ऑफ प्लान आउटनंबरिंग इट्स नेवी, चाइनीज नेवी एड्स अनदर न्यू जनरेशन फ्रिगेट टू इट्स फ्लीट। तो आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था चाइनीज ने एक और फ्रिगेट को जोड़ा था, अभी एक और उन्होंने फ्रिगेट नया जोड़ लिया है। इसका नाम है टाइप 054B। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब न्यूज में सीधा ये आ सकता है कि टाइप 054B जो फ्रिगेट है कौन सी कंट्री द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो उसमें हो सकता है इंडिया ऑप्शन हो, यूएसए ऑप्शन हो, चाइना भी ऑप्शन हो। तो आपको ध्यान रखना है चाइना ने जोड़ा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में क्या फर्क है आपको पता ही है। फ्रिगेट में क्या होता है? फ्रिगेट एक छोटी शिप होती है, वॉरशिप टाइप की समझो, है ना, जो बड़ी वॉरशिप को प्रोटेक्ट करेगी, है ना। ये प्रॉब्लम आने पे दुश्मन को इंगेज भी कर सकती है, पर इसका मेन काम वो नहीं होता। मेन काम यही होता है कि बस बड़ी वॉरशिप को कैसे भी बचाना है। मेन काम इसका लड़ना नहीं है सामने वालों से। लड़ने के लिए कौन है? इसी टाइप के होते हैं डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर में ज्यादा मिसाइल सब होती हैं, वो क्या उनका क्या काम होता है कि आगे अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उसे सीधा एंगेज करना है। फ्रिगेट का काम है कैसे भी अपने बड़े भाई को, ठीक है, अपने बड़े भाई को बचा कर चलना है। और डिस्ट्रॉयर का काम क्या है? सामने वाले से लड़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फ्रिगेट और
आपको डिस्ट्रॉयर में फर्क भी पता होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो न्यूज जो पढ़ना चाहे पूरा पढ़ सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। काफी मेहनत करी हमारी टीम, तो आपको भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाले, यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बांग्लादेश कोर्ट अक्विट्स खालिदा जिया इन 10-year-old सबोटाज केस। तो खालिदा जिया के बारे में आप जानते होंगे, ये इंडिया की दुश्मन हमेशा से मानी जाती थी। इनका नाम क्या है? खालिदा जिया इनका नाम है। काफी तबीयत अभी खराब रहती है, और ये चीफ है किसकी? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बीएनपी के चीफ है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट माना जाता है, और पाकिस्तान से इनके काफी ज्यादा करीबी रिश्ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2015 में कोई स्ट्राइक हुआ होगा, और इसमें उन्होंने, इन पे आरोप लगाया गया था कि इन्होंने आगजनी की है, ठीक है। तो इस मामले में अब वहां के जो कोर्ट है, इन्होंने को छोड़ दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अब इनको फ्री कर दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, इन्होंने सोचा कि ये फट से इलेक्शंस हो जाएंगे और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी, क्योंकि शेख हसीना तो भाग गई। बट जो मोहम्मद यूनुस हैं, अब वो हथिया के बैठ गए पावर को, वो चाहते ही नहीं कि वो हटे। इसलिए जो बीएनपी है वो भी काफी ज्यादा नाराज है, और अनकंडीशनल सपोर्ट देने से मना कर दिया है किसको? मोहम्मद यूनुस की सरकार को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अनडेमोक्रेटिक तरीके से वो बस बैठ गए हैं पावर में, और अपनी पावर को चमका रहे हैं। किसकी तरफ से किसकी तरफ से ये बात चल रही है? ये बात चल रही है पीएनपी की तरफ से और आवामी लीग की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ में पीएनपी ने मना भी कर दिया था, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंज करने से रिलेटेड भी मना कर दिया। किसकी तरफ से? बीएनपी की तरफ से। क्योंकि बीएनपी ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो सारे पार्टीज की सहमति उसमें होनी चाहिए। क्योंकि सेकुलरिज्म को हटाना चाहते हैं कौन? मोहम्मद यूनुस। उसके लिए आपको हर पार्टी की सहमति चाहिए। किसकी तरफ से कहा गया? बीएनपी की तरफ से कहा गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप इस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से ये काम नहीं कर सकते। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। कि बीएनपी को भी समझ में आ गया कि ये लोग मोहम्मद यूनुस को एक तरीके से प्लांट किया गया है यूएसए के द्वारा, और अब ये मुझे पावर में आने नहीं देंगे। तो इस वजह से परेशान होकर खालिदा जिया कर रही है, नहीं तो उनकी कोई खास दोस्ती नहीं है इंडिया के साथ। ये चीज आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, तेहरान डिस्क्राइब यूएन चीफ रिमार्क्स ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एज ऑडेसियस। ठीक है, ऑडेसियस मतलब होता है कि निडर होकर कुछ भी बात कहना, है ना। अब ये इन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा है। किसने? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनका नाम याद कर लो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इनका नाम है अब्बास अराक्ची। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका नाम हमेशा आपको न्यूज में सुनने को मिल सकता है, नहीं तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी निकल के आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, ईरान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए थे, आपको पता ही है, जब वो अजरबैजान के आसपास थे। तो तब उस वजह से उसके बाद इनको ही बनाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट कौन बना था? प्रेसिडेंट बने थे मसूद पेजेश्कियन और अब्बास अराक्ची फॉरेन मिनिस्टर बने थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, यूएन के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कहा गया कि भाई ईरान अपने प्लान्स बता दो, क्या है आपके प्लान्स, किससे लेके न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड आपके जो भी प्लान्स है आप हमें बता दो। मतलब आप क्या चाहते हैं? कि आप सच में बॉम्ब बनाना चाहते हो और एक और न्यूक्लियर पावर कंट्री करना चाहते हो, कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। ईरान ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला, क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बोला कि क्या आपको पता नहीं है कि ईरान की पॉलिसी क्या है? ईरान तो हमेशा ही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक तरीके से धुर विरोधी रहा है। हम लोग कभी भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, उसको बनाने के फेवर में नहीं रहते। हम तो बस न्यूक्लियर मटेरियल इकट्ठा करके पीसफुल चीजों के लिए हमें कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम लोग तो ये सारी चीज पीसफुल तरीके से करना चाहते हैं, पीसफुल इंटेंट के साथ करना चाह रहे हैं। हमारा कुछ भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग किसी के खिलाफ इसका यूज नहीं करने वाले। क्या आपको ये सब बात नहीं पता? तो इस क्रिटिसाइज किया काफी, अब्बास अराक्ची ने क्रिटिसाइज किया किसको? यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस को। आपको पता है कि ईरान से काफी लोग बहुत डरे हुए हैं, यूएसए भी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि यूएसए के सामने ईरान झुका भी नहीं, और साथ में काफी ज्यादा चैलेंज भी करता रहता है। किसको? इजराइल को और यूएसए को। कौन? ईरान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इजराइल भी काफी ज्यादा डरता है, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके पास इसी की वजह से अपर हैंड है। ईरान के पास जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए, उस दिन इजराइल की पावर एक तरीके से बहुत ज्यादा कम हो जाने वाली है। इजराइल की कोई सुनेगा नहीं, कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है सुनेगी नहीं, और एक तरीके से ईरान जो है फिर से एक सुपर पावर बन के निकलेगा मिडिल ईस्ट में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से जो इजराइल है, यूएस है, वो बहुत ज्यादा जुड़ा रहता है।
अब्बास अराक्ची ने कहा कि भाई हम लोग तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाते नहीं है, हम लोग तो भाई पीसफुल पर्पस के लिए बनाते हैं, जैसे कि इंडिया ने कहा था। और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि हमारी क्या पॉलिसी, हम लोग भी ऐसे किसी के खिलाफ हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। पहले हम लोगों ने तो कह ही रखा है कि है ना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी, हम लोग किसी के खिलाफ यूज नहीं करने वाले हैं, बट अगर किसी ने किया तब हम करेंगे, ठीक है। तो यही सेम बात कौन कर रहा है, ये ईरान भी सेम बात कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता नहीं है क्या कि जो हमारे जो मुफ्ती ये सब होते थे, उनकी तरफ से पहले ये फतवा जारी किया गया था कि ईरान कभी भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएगा, हम लोग कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब के सपोर्टर नहीं रहे हैं, और हम लोग तो फतवा को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करने वाले, ये तो हम लोगों के फतवा से ही आपको पता चला होगा, ठीक है। टाइम टू टाइम यूएसए और इसराइल भी याद करवाता रहता है उन लोगों की। याद है ना आपको कि आपके जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने फतवा जारी किया था, तो फतवा को आपको कभी भी वो नहीं करना कि आपको हमेशा उसे फॉलो ही करना है, ऐसा नहीं करना कि उसको छोड़ देना, क्योंकि उसको आपने फॉलो नहीं किया तो वो आपका जो धर्म होगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट इसराइल और यूएसए कहीं ना कहीं अंदर से डरा भी रहता है, ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आफ्टर सर्ज इन जम्मू अटैक्स बीएसएफ डिग्स 25 किलोमीटर एंटी टनल ट्रेंच अलोंग बॉर्डर टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तब क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, बहुत ज्यादा जो आतंकवादी थे वो देखे जा रहे थे पाकिस्तान से इंडिया में घुसते हुए। बॉर्डर पे तो कड़ी सिक्योरिटी रहती है, पर जो आतंकवादी है नीचे गुफा टनल बना के ये इंडिया के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो अब बीएसएफ ने क्या सोचा कि इसको रोका कैसे जाए, तो एक तरीके से जमीन ही खोद डाली है, इतनी 33 किलोमीटर की जमीन खोदने का प्लान बना लिया। 25 किलोमीटर तक अभी खोद चुकी है कौन, बीएसएफ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगले 2 महीने के अंदर 8 किलोमीटर और खोद देगी, ताकि कोई भी अगर यहाँ से टनल बनी होगी तो इनको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे टनल है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं टनल से देखा जा रहा था कि जो आतंकवादी है वो इंडिया के अंदर एंटर कर जा रहे थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बीएसएफ ने यह फैसला लिया है, और भी अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलके ये फैसला लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल 33 किलोमीटर के टनल खोदने वाले हैं कौन, बीएसएफ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें वो जम्मू कश्मीर पुलिस का इस्तेमाल करेगी, और भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी सब लोग मिलके इस काम को अंजाम देंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, मिडिल क्लास इज अ विक्टिम ऑफ टेक्स्ट टेररिज्म, गिव देम रिलीफ, अरविंद केजरीवाल न्यू पोल पिच, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना बहुत बड़ा कार्ड खेल लिया है। आपको पता है कि हमारे देश में लोग परेशान हैं निर्मला सीतारमन के टैक्स टेररिज्म से, ठीक है। लोगों का कहना है कि भाई आप लोग हम पे इतना टैक्स लगा देते हो, हम लोग हर चीज में टैक्स देते रहते हैं, ठीक है। लोगों की सैलरी इतनी ज्यादा कम हो जाती है, हम लोग इतने टैक्स देते हैं, उस हिसाब से हमें सुविधा भी नहीं मिलती। इसलिए एक तरीके से जो जनमानस है सब में ये बात पहुंच गई है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है बहुत अच्छी है, वहां पे टैक्स बहुत कम है, ये सारी चीजें पहुंच गई हैं। जहां पे ज्यादा भी टैक्स है, कम से कम वो लोग जो सुविधा है वो तो अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, इंडिया में तो वो भी चीज नहीं मिलती। अब इसी चीज पे प्ले किया है किसने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई आपको टैक्स कम करनी चाहिए। हालांकि इनकी बात का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये वादा कर दिया, ठीक है, कि टैक्स टेररिज्म को मतलब कम करना चाहिए, वादा नहीं किया है। अब एक बात बताओ, दिल्ली में क्या ही टैक्स कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, ये कर ही नहीं सकते। सेकंड चीज, इन्होंने जो जो प्रोमिस किए भी थे वो अभी तक फुलफिल हुए नहीं है। तो इन्होंने एक तरीके से अपना बड़ा गेम खेला है, बट ये जो मुद्दा है काफी सही उठाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें ये कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो मुद्दा है, क्योंकि काफी ज्यादा आपने न्यूज आर्टिकल भी देखे होंगे कि इस टाइप के टैक्स टेररिज्म इंडिया में किया जा रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से जो आम लोगों की कमाई है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। इसलिए लोगों के दिमाग में ये भी जाता है कि क्यों ना इनकम टैक्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया जाए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकम टैक्स कब आया था इंडिया में, आपको पता ही है। इनकम टैक्स लगाया गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी, उससे जो लॉस हुआ था ब्रिटिश सरकार को, उसको पूरा करने के लिए यह इनकम टैक्स लाया गया था, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो 1857 की क्रांति कितने दिन पुरानी हो गई है ना, ब्रिटिश सरकार भी चली गई, तो कम से कम अब तो इनकम टैक्स है तो कम कर दो, तो अबॉलिश कर दो। लोगों के पास पैसे होंगे तो वो लोग खर्च भी करेंगे और इकोनॉमी बढ़ेगी। पर हो सकता है इसका बहुत ज्यादा डाउन साइडेड भी व्यूज होंगे, की वजह से ही हमारी जो गवर्नमेंट है ये फैसला नहीं लेती, क्योंकि हर जो चीज होता है उसके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग प्रोज देखें कि यार इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तो लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग हर जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस तरीके से इकोनॉमी करेगी, ये जरूरी नहीं है, उसके कुछ कॉन्स भी निकल कर आएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है, इन अनवेल्ड मैसेज टू चाइना, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स वोट टू अपोज एक्शंस दैट सीक टू चेंज स्टेटस को बाय फोर्स और कोर्जन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यूएसए के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, जिनका नाम है मार्को रूबियो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो इन्होंने सबसे पहले अगर किसी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से बात की तो वो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी जो पहली मीटिंग ली उन्होंने वो कौन सी ली, ये ली इन्होंने क्वाड ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वाड के बारे में आप जानते हैं, क्वाड को बनाया गया था किसके द्वारा, फादर ऑफ क्वाड किसको कहा जाता है, शिंजो आबे को कहा जाता है, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे किसके, जापान के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वाड को फिर से रिवाइव करने की बात चल रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वाड फिर से रिवाइव किया गया था किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही, क्योंकि वो काफी ज्यादा अगेंस्ट में रहते हैं चाइना के, और वो एक तरीके से इसको पोज करते हैं एज एंटी चाइना, बट इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करते। इंडिया कहता है कि एंटी चाइना बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जो बाइडन आए, जो बाइडन ने फिर इसको थोड़ा सा हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया था, बट फिर भी मीटिंग्स होती रहती थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस बार क्वाड की जो मीटिंग है वो 2025 में है इंडिया में ही, और डोनाल्ड ट्रंप इस बार इंडिया में आ सकते हैं, क्योंकि वो क्वाड को हमेशा से बहुत ज्यादा वैल्यू देते आ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मार्को रूबियो जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब वहां के फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी मीटिंग हुई हमारे एस जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, पेनी वोंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और टकेशी इवाया जो कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। और बात हुई कि कोई भी कंट्री अगर गलत तरीके से कुछ भी चीज हथियाने की फोर्सफुली कोशिश करेगा, कोर्जन से हथियाने का, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे, और हम लोग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को सपोर्ट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबकी तरफ से ये मैसेज दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चाइना को इससे काफी ज्यादा ऑब्वियसली डर लगने वाला है ना। तो आप बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, है ना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आपसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस है वो क्विज फॉर्मेट में हम लोग आपको दे रहे हैं, तो उससे फायदा ये है कि आप उसको सॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, कि आपने जो पढ़ा क्या वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फीड है कि नहीं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। जो टेलीग्राम चैनल है A1IS ऑफिशियल, उसे जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसे आप फॉलो कर लेंगे तो सारे अपडेट हैं, सारे अपडेट आपको वहां पे मिलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।